Hello students, how are you? Welcome you again in science class. In today's video lecture, we will study about different type of salt and their nature. Okay, so we will start with more about salt. Actually, the view which you see is your NCERT book, and in this topic we will see different type of salt family. Okay, so let's start with the activity family of salt. So in activity 2.13 you can see here it is written that write the formula of the salt given below. यहाँ पर आपको कुछ सॉल्ट दिए गए हैं और आपको इन सॉल्ट के फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लिखें लेट्स सी. देखिए, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर आपको जो सॉल्ट दिया गया पोटेशियम सल्फेट. ओके, तो पोटेशियम सल्फेट जो है अगर देखें हम यहाँ पर, तो पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं आप? के से. ठीक है, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं. तो पोटेशियम को आपने के से डिनोट किया और सल्फेट को किससे डिनोट करेंगे आप? सल्फेट को SO4 से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना इसका? K2SO4. अब देखो, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर के आगे 2 क्यों लगाया, बता सकते हैं आप? तो बेटा ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी होती है वो कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पर ट्रांसफर हो जाती है एक दूसरे पर. जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव आयन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव आयन पर ट्रांसफर हो जाता है. तो यहाँ पर जो सल्फेट है उस पर 2- चार्ज है. ठीक है ना, इस सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 2-, और वो 2- किस पर ट्रांसफर हो गया है? पोटेशियम पर. तो यहाँ पर इसलिए हमने 2 लगाया. और पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है जो सल्फेट पर ट्रांसफर हो जाता है. तो सल्फेट यानी SO4 के आगे हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये पोटेशियम सल्फेट हो गया है. सिमिलरली आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला लिखना है सोडियम सल्फेट का. जैसे सोडियम Na है और सल्फेट SO4. अब फॉर्मूला क्या होता है ये आप लिखेंगे. सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम को Mg, सल्फेट को SO4. ठीक है, मैं केवल यहाँ पर ध्यान रखना जो रेडिकल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, उनका नाम बता रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं. कॉपर सल्फेट में Cu कॉपर होता है, सल्फेट SO4 2-. ठीक है, सोडियम Na+ होता है और क्लोराइड Cl-. सोडियम Na+ और फिर यहाँ नाइट्रेट आ जाता है. तो नाइट्रेट जो है आपका, ठीक है, ये क्या होगा? NO2, सॉरी नाइट्रेट है ना, तो इट विल बी NO3-. सोडियम कार्बोनेट है तो Na, सोडियम Na+ फॉर्म में होता है और कार्बोनेट CO3 2- की फॉर्म में होगा. अमोनियम क्या होगा? अमोनियम का सिंपल सा फॉर्मूला है NH4. ध्यान रखना, अमोनियम जो होता है वो, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, NH4 होता है. ठीक है, लाइक दिस NH4 हो जाएगा. ये NH4 पॉजिटिव है ना, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, ध्यान रखना है. ठीक है, ये अमोनियम आयन है और अमोनियम के साथ फिर क्लोराइड लिखना है आपको, तो Cl-. ठीक है, तो इन सबको मिला करके लिख सकते हैं. तो चलो इसको मैं रफ कर देता हूं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया, ये कर लेंगे आप लोग और आगे चलें. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है हमारे पास जो दिया गया है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबाउ सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड. तो जो सॉल्ट आपको दिए गए हैं आपको ये बताना है कि वो सॉल्ट जिन एसिड या बेस से ऑब्टेन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए. तो अपन ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, है ना. जैसे यहाँ पर पहला सॉल्ट ले लेते हैं, कौन सा था? देखिए, पहला सॉल्ट हमारे पास था यहाँ पर, दैट वाज पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट किससे बना ये हमें देखना है कि कौन सा एसिड था, कौन सा बेस था. तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो यहाँ लिख करके देख ले, हम काफी स्पेस है. तो देखिए, पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे आप? पोटेशियम के लिए क्या लिखते हैं? K. ठीक है, अभी लिखा था हमने. और सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं आप? SO4. और जब इसका कंपाउंड होता है तो K के आगे 2 भी लगाते हैं आप. ठीक है, K2SO4 है ये. तो दिख रहा नहीं है, सॉरी, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं. यस, दिखा नहीं दिखा? चलिए ऐसे, अब दिख रहा है आपको.
तो पोटेशियम सल्फेट है ये। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, ये पोटेशियम सल्फेट किस एसिड और बेस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करें? तो आप देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन होता है, इसमें एक नेगेटिव आयन होता है। अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं तो डिसोसिएट करने पर मेरे पास दो आयन बनेंगे, ठीक है। डिसोसिएट करने पर दो तरह के आयन बनेंगे। एक तो क्या बना आपके पास, K प्लस बना, ठीक है, एक तो K प्लस है, तो K प्लस या K पॉजिटिव जो है, एक तो ये बना है हमारे पास। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा बेस से आता है, ठीक है, बेस से। और जो नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा किससे आता है, एसिड से आता है। तो जैसे ये SO4 2 माइनस है हमारे पास, SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस या 2 नेगेटिव जो चार्ज है, ठीक है, ये किससे आया है, ये हमारे पास में है एसिड से। तो अब बनाए देखो, जो बेस है तो KOH, मतलब K का बेस क्या बनेगा, K का बेस बनेगा अपने पास KOH, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हैं इसमें कि अगर मैं K को पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, K को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो इसका मतलब OH माइनस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये K किससे, बेस से ही तो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अच्छा, अब देखो आप दूसरा SO4 कहां से आया, SO4 2 माइनस, ये किससे आया होगा, एसिड से। तो इसका एसिड क्या हो सकता है, H2SO4। भाई SO4 तो H2SO4 में ही तो होता है एसिड में। जब इन दोनों की रिएक्शन आप कराओगे तभी तो आपके पास ये आएगा। तो जैसे हम ये सल्फेट बना देते हैं SO4 2 माइनस, ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। तो सॉरी, ये 2 माइनस लगाने की हमें जरूरत नहीं है ना, इसको इरेज कर दूं मैं एक बार, ये 2 माइनस नहीं आएगा, ठीक है, 2 माइनस नहीं आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो इसी तरह से आपको ना सभी सॉल्ट्स में बताना है। अभी जैसे मैंने K2SO4 में बता दिया कि ये जो K2SO4 कौन से एसिड और बेस से बना है। तो इसमें K जो है, जो पॉजिटिव आयन है वो बेस से आता है और जो नेगेटिव आयन है वो एसिड से आता है। तो बेस KOH और एसिड H2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट के लिए। तो इसी तरह से आपको बाकी के लिए बताना है। जैसे आपके पास में है यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम किससे आया होगा, सोडियम आया होगा, बताओ किससे आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। और सल्फेट किससे आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। सिमिलरली कैल्शियम किससे आया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और सल्फेट किससे आया है, सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 जिसको हम कहते हैं उससे आया होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम किससे आया, मैग्नीशियम आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, सल्फेट आया H2SO4 से। कॉपर किससे आया, कॉपर हाइड्रोक्साइड से। सल्फेट किससे आया, H2SO4 से। सोडियम किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्लोराइड किससे आया, क्लोराइड आया HCl से। तो इस तरह सबका बता सकते हैं आप, है ना। भाई आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव आयन है इस सॉल्ट का, उसके अंदर OH जोड़ दो, और जो नेगेटिव आयन है आपके पास उसमें H लगा दो साथ में, ठीक है, बैलेंस करके। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एसिड या बेस से वो मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। आगे चला जाए तो ये एक्टिविटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, उसका और आंसर ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट का था, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। तो देखो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें या तो पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो, तो ऐसे सॉल्ट्स को आप क्या बोलते हैं कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बताओ कॉमन आयन कौन सा है इन दोनों में। देखिए दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन आयन आपको क्या मिलेगा, Na। भाई इसमें आप देखो, इसमें भी Na आ रहा है, इसमें भी Na आ रहा है, दोनों में Na है। तो अपन ये कह सकते हैं ना, कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सोडियम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई Na की। और फिर आगे चलते हैं अपन, और आगे अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की। नेक्स्ट इसने दिया हुआ है NaCl और KCl। अब इन दोनों में सिमिलरिटी ढूंढो, देखो दोनों में क्या सिमिलर है NaCl और KCl में। मेरे को तो Cl दिख रहा है यहाँ पर, और एक Cl मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में Cl कॉमन है। तो यानी कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये Cl फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अब फैमिली आइडेंटिफाई करनी है आगे हमको।
कि अगर आपको सॉल्ट दिया हुआ है और में जो कॉमन आपको आयन दिखाई दे रहे हैं तो वही उसकी फैमिली है। ठीक है, डन, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे थोड़ा और चलें तो पीएच ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो पीएच ऑफ सॉल्ट के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है 2.14 है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे इस एक्टिविटी को हम, क्योंकि देखो एक्टिविटी को समझना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है खास करके अपने सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक्टिविटी अच्छी तरह आती है तो क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत आसानी मिलेगी और इजिली आंसर दे पाएंगे। चलिए देखें, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि आप केवल मतलब बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और अगर आप एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आप उसको टॉपिक को डीपली पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं आप उस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस एक्टिविटी 2.14 है ना, आपके एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है, इसको कंसिडर करते हैं अपन। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल। कुछ सॉल्ट के सैंपल दिए हुए हैं आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं ताकि और क्लियरली दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अल्युमिनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ कहा गया है कि चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आपको वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, यानी वाटर में इनको डिसॉल्व करके देखना है कि ये सॉल्युबल है कि नहीं है। और आपको साथ में डिस्टिल वाटर यूज में लेना है, ध्यान रखना। एंड चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड यूजिंग अ पीएच पेपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं कि जब इस सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो। ठीक है, हो सकता है कि सॉल्यूशन जो है उसका नेचर कैसा हो, बेसिक हो, या फिर वो न्यूट्रल हो। तो तीनों में से कोई सी कंडीशन हो सकती है। तो आपको ये बताना है कि जो ये आप सॉल्ट ले रहे हैं, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, इनका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पर एक नीचे टेबल के लिए आपको स्पेस दिया गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ एक टेबल के लिए आपको स्पेस दिया गया है, इस टेबल को देखें आप। तो यहाँ इस टेबल में आपको करना क्या है, आपको ये सॉल्ट लिखने हैं, यहाँ तो वो सॉल्ट लिखें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, इसको और हाईलाइट कर देता हूँ मैं काफी, और एक सॉल्ट इसमें अपन ले लेते हैं। ठीक है, बढ़िया तरह से समझने के लिए। तो जैसे पहला सॉल्ट हमें सपोज NaCl दिया है, मान लीजिए, तो यहाँ पर NaCl लिख लेते हैं कि ये हमें NaCl दिया हुआ है और हमने यहाँ NaCl लिख लिया। ये लीजिए, ये हमने NaCl लिख दिया। हाँ, राइटिंग थोड़ा ऐसी है बेटा, क्योंकि ये कंप्यूटर से है तो थोड़ा ध्यान रखना कि माउस ऐसा ही बनता है। तो NaCl लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि इसका पीएच क्या होगा और जो एसिड क्या यूज किया आपने, बेस क्या यूज किया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि NaCl का जो पॉजिटिव आयन है ये एसिड से आता है, बेस से आता है। तो बेस से आता है तो कौन से बेस से आएगा, तो बेस सिंपल है, जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव आयन से बेस बनाना है तो OH लगा दो उसके आगे। तो आप Na के आगे OH लगाते हैं, देखें क्या बनता है। तो ये हमारे पास Na है और Na के आगे हमने OH लगा देना है। ये लो जी, ये OH लगा दिया तो क्या बन गया देखो। तो ये हमारे पास, ये तो कुछ ही बन गया। तो ये हमारे पास NaOH बन गया। ठीक है ना, तो ये हमने NaOH बना दिया है। तो NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारे पास। ठीक है, और एसिड क्या बन रहा है, देखो एसिड बन रहा है आपके पास HCl। तो ये आपके पास एसिड बन गया HCl। ठीक, तो अब ये बताओ कि पीएच कितना होना चाहिए। अब जो HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और ऑब्वियसली जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो ध्यान रखना उस कंडीशन में पीएच की जो वैल्यू होती है, ठीक है, पीएच की जो वैल्यू होती है इट इज 7। ठीक है, पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। 7 कब होती है, जब सॉल्यूशन कैसा होता है आपके पास, न्यूट्रल होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सॉरी 7 आ जाएगा, N नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होता है तो आपने पीएच में पढ़ा है ना, वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो इस तरह और भी केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। उसको समझाने के लिए एक काम करता हूं, मैं आपको एक दूसरे पिक्चर की तरफ ले चलता हूं।
है ना। एक बार इसको मिनिमाइज करके और हम इसको देख लेते हैं। चलिए इस पिक्चर को देखें। तो देखो यहाँ जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, वो एग्जाम्पल आ गया है। और इस एग्जाम्पल में आप देखिए हमारे पास में NaCl साफ दिख रहा है। किससे बन रहा है? एक तो आपके पास NaOH है और एक HCl है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिससे NaCl बना। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, एसिड भी स्ट्रॉन्ग था, बेस भी स्ट्रॉन्ग था। तो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा बना? न्यूट्रल। और इसका पीएच अपन बता सकते हैं, पीएच कितना आ रहा है इसका। तो न्यूट्रल है तो नेचुरल है, इसका पीएच जो आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे दूसरा आपको सपोज HCl है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट दिया है ना, इसको रिवर्स लेते हैं अपन क्योंकि उसमें रिवर्स ही दिया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड है। अब अमोनियम क्लोराइड किससे बना होगा? एक तो HCl से और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो HCl तो क्या है? ये तो एसिड है, ठीक है ना, ये तो एसिड है। और ये क्या है आपके पास? ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से ये आपके पास क्या बना है? ये आपके पास सॉल्ट बना है। ठीक है। तो अब सॉल्ट में एक तो क्या है, देखो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अब दोनों की रिएक्शन अगर होती है तो ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? स्ट्रॉन्ग चीज का होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नेचुरल है, बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना, वो भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। और एसिडिक के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पीएच की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7। ठीक है ना। पीएच की वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी। ठीक है। कैसे लिखेंगे? 7 से कम होगी, लेस देन 7। एक सेकेंड, इट विल बी लेस देन 7। पीएच जो होगा वो आपका 7 से कम आएगा। ठीक है। एक थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में देखो, अगर आपके पास में एक तो है सपोज सोडियम एसिटेट, ये जो सॉल्ट है अपना, ये सोडियम एसिटेट है। अब सोडियम एसिटेट किससे बना है? एक तो एसिड से, एक बेस से। अब एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। बेस कौन सा है? NaOH। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसमें? देखो ये तो क्या है? NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। और ये क्या है? ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर रिएक्शन कराएं तो नेचुरल है कि कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग बेस जीतेगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस जीतेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो नेचुरल देखो सॉल्ट का नेचर कैसा लिखा हुआ है? बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब बेस के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ? पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होगी। ठीक है ना। पीएच की वैल्यू जो होगी इट विल बी ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होगी। ठीक है। और आगे चलें। अब देखो वीक एसिड और वीक न्यूट्रल से बना हुआ देख रहे हैं अपन सॉल्ट। ठीक है। तो अब यहां पर दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं कर दूं ताकि दिख जाए। शायद पूरा दिख रहा नहीं है आपको, है ना। चलिए अब अच्छी तरह दिख रहा है। तो अब यह मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इसको अच्छी तरह देखें तो देखिए, तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके अंदर फोर्थ वाले में कि वीक एसिड और वीक बेस है और इसकी रिएक्शन से हमारे पास जो सॉल्ट बना है अमोनियम एसीटेट, ये अमोनियम एसीटेट जो है ये एक वीक सॉल्ट है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने कंपोनेंट बनाएगा एसिटिक एसिड और वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो दोनों ही क्या होंगे? वीक होंगे। अब दोनों वीक होंगे तो नेचुरल है कि हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें ना ऐसा कहा जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल हो, ये एसिडिक या बेसिक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ये जो हम एसिड बेस ले रहे हैं ना, दोनों वीक है, तो दोनों में से कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? वीक में से हो सकता है कि एसिड बेस से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या बेस एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उस कंडीशन में एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर दोनों की एसिडिक और बेसिक नेचर इक्वल है तो उस कंडीशन में एक ऐसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब वापस अपन अपने उस पेज पर आ जाते हैं, बैक। चलिए, और हम जो पढ़ रहे थे उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है आपकी, और यहाँ दे दिया गया है कि अगर हमारे पास में सॉल्ट जो बन रहा है एसिड बेस से, अगर वो न्यूट्रल है तो उसके पीएच की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। और अगर सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है,
सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस से बना है तो उसकी पीएच की वैल्यू जो होगी 7 से कम होगी क्योंकि एसिडिक होगा वो। और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड से बन रहा है तो उस समय उसकी जो पीएच की वैल्यू होगी इट विल बी मोर देन 7 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। आगे चला जाए। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल बनाए जा सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया ये देखो एक पैरा दिया गया है, एक बार इसको थोड़ा सा अपन रीड आउट भी कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं या क्या बताया गया है। देखिए, बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो अपन ले रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक एसिड और एक बेस। ठीक है, तो अपन ये करें इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो NaCl की फॉर्मेशन किससे हुई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। तो दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। तो ये वो सॉल्ट है जिसको हम किस में यूज में लेते हैं, फूड में यूज में लेते हैं। भाई कॉमन सॉल्ट यही तो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, NaCl ही वो, लेकिन वो थोड़ा क्या रिफाइंड फॉर्म में होता है, ध्यान रखना, नेचुरल फॉर्म में नहीं होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल होता है और यही रीजन है। देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप देखो ये NaCl जो है सोडियम क्लोराइड ये खुद न्यूट्रल है, लेकिन बना किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव होता है, ये ध्यान रखना, ये जला देता है। ठीक है ना, स्किन को बर्न कर देता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी कोरोसिव है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनसे जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल है। और वो इतना न्यूट्रल है कि आप देखो उसका मतलब न तो एसिडिक नेचर है न बेसिक नेचर है। इसको हम किसमें काम में ले सकते हैं, इसको एडिबल होता है ये, है ना, इसको खाने के लिए काम में लिया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि दो, ये बिल्कुल वैसे ही है। देखो जैसे हम देखते हैं कि वाटर की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जो है वो इनफ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन बर्निंग। बट उन दोनों से मिलकर बनने वाला जो वाटर होता है H2O, वो क्या करता है, वो किसके लिए काम में लेते हैं, आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए काम में लेते हैं। तो नेचर बिल्कुल उलट जाता है। तो सिमिलरली यहां पर भी यही हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों से बनने वाला जो सॉल्ट है वो दोनों से बिल्कुल अपोजिट नेचर रख रहा है। ठीक है, आगे चला जाए। तो सी वाटर जो होता है, सी वाटर जो होता है समुद्र का पानी, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ध्यान रखना, है ना, मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। NaCl तो होता ही होता है, उसके अलावा दूसरे सॉल्ट भी होते हैं। तो एक्चुअली उसको NaCl को से सेपरेट किया जाता है, ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स एंड डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड salt are also found in several part of the world. These large crystals are often brown due to impurities. अब देखो जो NaCl ऑब्टेन करते हैं हम लोग रॉ फॉर्म में, ना, रॉ फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे सी शोर पर या जहां पर भी सॉल्ट को इनको प्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पर ये ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है। लेकिन हम लोग जो घर पे सॉल्ट यूज करते हैं क्या वो ब्राउन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कलर कैसा होता है उसका? व्हाइट होता है। एक्चुअली बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है, उसकी सारी इम्प्यूरिटीज को दूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो ब्राउन सॉल्ट हमें मिलता है, ध्यान रखना, ब्राउन सॉल्ट मिलता है जिसमें इम्प्यूरिटीज होती है, उसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। और बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप एंड रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। एक्चुअली क्या होता है कि जो सी है वो जब बहुत एजेस के बाद में ड्राई अप हो जाती हैं तो वहां पर जो सॉल्ट है वो धीरे 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 क्या डिपोजिट होता जाता है और इसको फिर जैसे कोल्स वगैरह को माइनिंग करके निकाला जाता है वैसे इसको भी निकाला जाता है। ठीक है ना। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle of freedom? ठीक है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ें। देखो दांडी मार्च के बारे में आप जरूर पढ़ें, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरह से महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया था और उस समय वो जो दांडी यात्रा की थी उसमें उन्होंने मतलब जो बीच था जहां पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होती थी वहां पर वो
सब लोगों ने मिलकर के इसमें कोऑपरेट किया था। ठीक है, चलो वो तो खैर हिस्ट्री का मैटर है, वो आप वहां देखेंगे। तो यहाँ तो हम अभी NaCl की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये पेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो इसको अपन एक काम करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2। ओके, अब ये जो पेज है हमारा, इसमें देखिए सबसे पहले कॉमन सॉल्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट के बारे में अपन देखते हैं क्या क्या है इंफॉर्मेशन। लेट्स सी। एक्चुअली जो कॉमन सॉल्ट है, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, बहुत से केमिकल के लिए कॉमन सॉल्ट जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम में आता है। ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह कैसे काम में आता है, किन के लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaOH में Na तो है ही, तो Na कहां से आया, सोडियम कहां से आया, NaCl से आया। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, तो उसमें Na कहां से आया, NaCl से आया। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3, तो उसमें Na कहां से आया, वो भी NaCl से आया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl, तो इसमें Cl कहां से आया, Cl NaCl से आया। तो मतलब ये सारी चीजें जो हैं, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग सोडा हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, इन सबको ऑब्टेन किया गया है सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड इन सब्सटेंस के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है ना, बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह काम में आता है। तो एक एक करके अपन इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। देखो, एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। ये नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है ना, इस जो प्रोसेस का नाम है इसे अपन कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है ये, है ना। तो इस नाम को अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये एक्चुअली होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, मतलब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो उससे जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं ब्राइन। ध्यान रखना, उसे हम ब्राइन कह रहे हैं। तो उस ब्राइन में या उस एक्वस सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो नेचुरल है NaCl डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एक Cl2 बनाएगा और एक H2 बनाएगा। ये आपके पास तीन चीजें बनेंगी। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो ये रिएक्शन ध्यान रखें बेटा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, इसको लिख करके प्रैक्टिस करना है कि NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, H2O वाटर है, तो जैसे ये डिकम्पोज होगा नेचुरल, देखो ये चीज तो बनेगी। Na इस वाटर में से OH को गेन करके NaOH बनाएगा। इसके अलावा Cl जो है वो Cl2 गैस की फॉर्म में, और H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि यहाँ ना एक जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो उस समय ध्यान रखना एक एनोड होता है, कैथोड होता है ना। एनोड होता है एक तो, और एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड जो होता है ध्यान रखना वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है, ध्यान रखें, कैथोड जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि क्लोरीन की फॉर्मेशन कहां होती है और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कहां होती है। तो आप देखो, क्लोरीन क्लोराइड से बनता है और क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए जो आप देखो यहाँ क्या लिखा है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। कहां पर आएगी ये, एनोड पर इकट्ठी होगी। और ध्यान रखना, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है,
एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जबकि जो हाइड्रोजन गैस है वो भाई क्लोरीन के कंपैरिजन में तो पॉजिटिव है ही, और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव पर। तो नेगेटिव कौन है, कैथोड है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ इकट्ठी होगी, हाइड्रोजन कैथोड पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको स्टार लगा देते हैं अपन, सुंदर सा बोले। हंसी आ रही होगी आपको कि सर ने बड़ा सुंदर बनाया है, ऐसा ही होता है क्या सुंदर। चलिए आगे चलें। तो ये बात समझ में आ गई बेटा आपको कि इसमें NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो आपके पास 3 चीजें बनेंगी। आपके पास NaOH बनेगा, क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। क्लोरीन कहाँ बनेगा, ध्यान रखना है, क्लोरीन एनोड पर या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर बनेगा। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कहाँ होगी, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी कैथोड पर या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। और इन दोनों की फॉर्मेशन के बाद जो नीचे हमारे पास बचेगा, जो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस बचेगा, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें यहाँ रिएक्शन में दिख रहा है, ठीक है। और जो 3 प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं वो प्रोडक्ट यहाँ हमें दिख रहे हैं, यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं तीनों प्रोडक्ट। देखिए एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और एक NaOH है, ठीक है। अब एक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इस यहाँ पर इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहा पता है। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहा है। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर 3 चीजें बन रही हैं, लेकिन जिनमें से 2 चीज इस रिएक्शन के नाम से है। पहला क्लोर इसलिए कहा गया क्योंकि क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और एल्कलाई मीन्स होता है बेस, ध्यान रखना बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलाई है, ठीक है। तो यहां पर ये NaOH की फॉर्मेशन हो रही है, एल्कलाई की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है, ठीक है। और यहां पर ये हमने देख लिया है कि देखो ये सॉल्ट इसमें शो कर रखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको सॉल्ट। इस सॉल्ट से हमने 3 चीज बनाई है, एक कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस बनाई है, और एनोड पर क्लोरीन गैस बनाई है, और बाकी फिर तीसरा जो बनाया वो हमारे पास NaOH बना है, ठीक है। यहां पर इसके कुछ यूजेस दिए गए हैं, तो एक बार यूजेस का अपन और थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हल्की सी। देखो हाइड्रोजन के लिए लिखा हुआ है कि ये फ्यूल और मार्गरीन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स कहाँ का यूज में आता है, फ्यूल के लिए काम में आता है। मार्गरीन आई थिंक फैट के लिए यूज में लेते हैं इसको, कि जब हम किसी अनसेचुरेटेड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है या वेजिटेबल ऑयल है उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो वो अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो आगे अपन पढ़ेंगे कार्बन वाले चैप्टर में। तो अभी तो आप इतना समझ लें, फ्यूल बनाने के लिए काम में आ रहा है ये, और मार्गरीन के लिए काम में आ रहा है, अमोनिया जो फर्टिलाइजर्स में काम में आता है उसकी फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। इसके अलावा क्लोरीन के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। वाटर ट्रीटमेंट से क्या मतलब है पता है आपको, वाटर ट्रीटमेंट से यह मतलब है कि क्लोरीन का यूज हम करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, उनको किल करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल साफ करने के लिए भी काम में लेते हैं क्लोरीन को, ठीक है। और पीवीसी एक्चुअली क्या है, पॉलीमर होता है, जो प्लास्टिक की तरह ही होता है आप कह सकते हैं, उसके लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट भी लिखा हुआ है ना, डिसइंफेक्टेंट भी वही है जो फिर ने बताया कि जो इंसेक्ट्स वो है आपके बैक्टीरिया और डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में आ जाएगा। CFS जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, जो रेफ्रिजरेशन के लिए काम में आते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए काम में लेते हैं हम इसको, पेस्टिसाइड्स के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा NaOH की बात करें तो डी ग्रीसिंग मेटल है ये, डी ग्रीसिंग मेटल्स, मेटल को ग्रीस हटाने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, पेपर मेकिंग के लिए काम में आता है ये, आर्टिफिशियल फाइबर की फॉर्म में काम में आता है ना। इन यूजेस को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स में जैसे ये पूछ लेते हैं कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में बनने वाला सब्सटेंस और उसका यूज, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्सटेंस बन रहे हैं और उनके यूज क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसने एक और चीज दी है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों दिख रहे हैं आपको इसमें, है ना। 2 टैंक है, एक में हाइड्रोजन है, एक में क्लोरीन है, और दोनों से यहाँ पर कुछ अपन ने कॉमन चीज बनाई है जिसमें हाइड्रोजन और इसको यूज में लेकर के, तो एक तो लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl जिसको हम कहते हैं, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से बनता है, यानी इन दोनों से मिलकर के अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लीनिंग स्टील्स के लिए भी इसको काम में लेते हैं,
इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए काम में लिया जाता है, मेडिसिन के फॉर्म में काम में लेते हैं, कॉस्मेटिक्स में काम में लेते हैं, बनाने के लिए इन दोनों को यूज में लिया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है ब्लीच के लिए काम में, ब्लीच एक्चुअली क्या होता है, डिसकलरिंग एजेंट होता है, कलर उड़ाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। या जैसे नीचे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड ब्लीचर्स या ब्लीचिंग फाइबर्स या फैब्रिक्स, कपड़े वगैरह को ब्लीच करने के लिए, उनका कलर उड़ाने के लिए इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया NaOH का आपको अच्छी तरह से, किसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो अब आगे चले अपन। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर वो होता है जो, ध्यान रखना, डिसकलरिंग के लिए काम में आता है, ब्लीच करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride। अभी अपन ने ऊपर वाली रिएक्शन में देखा है कि जो सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन कहते हैं, जिसके एक्वस सॉल्यूशन को, ठीक है ना, उस प्रोसेस से अपन क्लोरीन की फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ये जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इस क्लोरीन गैस का यूज ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम, ठीक है। इस चीज को समझना आप। देखो ये जो स्लैक्ड लाइम है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर अपन क्लोरीन के साथ करा दें तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेते हैं और साथ में वाटर बनाते हैं। तो ये जो हमारे पास बना है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ा सा एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, उसमें कनेक्ट किया जाता है इनको, जो अभी अपन ने ऊपर देखा है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर अभी आपने देखा क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर ऐसे देते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट ए है, जैसे NaCl कोई सॉल्ट ए हो गया, ठीक है। अब ये इन्होंने दिया नहीं है कि सॉल्ट ए का नाम क्या है, तो क्वेश्चन में दे दिया कि कोई सॉल्ट ए है जिसके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमारे पास एक गैस बी की फॉर्मेशन होती है। तो बी मैंने क्लोरीन मान लिया, और उस गैस को अगर हम क्या करें, उस गैस को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो वे एक डिसकलरिंग एजेंट की फॉर्मेशन करता है, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करता है। तो कंपाउंड ए और बी को आइडेंटिफाई करें, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ए क्या था, NaCl, और बी क्या होगा, Cl2 गैस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करना आप जरूर सीखें, ये दोनों को कनेक्ट करके कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। और जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर तो है ही, साथ में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसको बनाया किससे अपन ने, स्लैक्ड लाइम की क्लोरीन से रिएक्शन करा करके इसको बनाया। स्लैक्ड लाइम ध्यान रखें, एक तो होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लैक्ड लाइम। जैसे एक तो होता है हमारे पास कैल्शियम, ध्यान रखना ये नाम तो सुना होगा आपने, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखें, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मेरा मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मेरा मतलब है कि ये स्लैक्ड लाइम है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये क्विक लाइम है, ठीक है। यहां हमने कौन सा लाइम यूज में लिया है, यहां हमने स्लैक्ड लाइम काम में लिया है, ठीक है ना, यहां हमने स्लैक्ड लाइम काम में लिया है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चला जाए। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब ब्लीचिंग पाउडर के कुछ एक यूजेस देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, कहां कहां इसका यूज किया जाता है। चलिए, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, पहला ब्लीचिंग कॉटन, लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। एक्चुअली यहाँ पर देखो इसका यूज कहाँ करते हैं कि एक तो जैसा भी अपन पहले इसको मेंशन कर चुके हैं कि जो कॉटन या लाइनिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ कपड़ा वगैरह बनता है, तो वहां पर उसको डिसकलर करने के लिए, कपड़े का कलर उड़ाने के लिए अपन इस ब्लीच को काम में लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प क्या होता है एक्चुअली, जो ये वुड है इसको बिल्कुल बारीक, बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल में यानी पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कन्वर्ट करने के बाद में इसको एक पल्प बनाया जाता है, इसका एक्वस पेस्ट बनाया जाता है।
और वो जो पेस्ट होता है उस पेस्ट का पहले कलर उड़ाना होता है, उस कलर उसको डिस्कलर करना होता है। तो डिस्कलर करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। और फिर बाद में उससे पेपर वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो पेपर इंडस्ट्री में भी इसको काम में लिया जाता है। और क्लोथ को ब्लीच करने के लिए तो अपन इसको काम में ले ही सकते हैं, ठीक है, क्लोथ को ब्लीच करने के भी इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज होती है, ध्यान रखना, वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो हमें पता है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो अभी अपन ने देखा ना कि ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है जिसको अपन ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं, इसमें ये ऑक्सीजन तो है ही, और ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हो सकता है, ठीक है, और रिलीज होकर के ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बाकी इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, पानी को थोड़ा बिल्कुल साफ करना है, उसको जर्म्स फ्री करना है, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। और आगे चला जाए, इसके बाद नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। चलिए बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा क्या चीज है, देखो जैसा नाम से पता चल रहा है बेकिंग सोडा, तो आपको ध्यान होगा बेकिंग सोडा हम लोग किचन में भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो किचन में बेकिंग सोडा जो है उसका यूज बहुत सारे पर्पज होते हैं उसके। आपने देखा होगा जैसे जो क्रिस्पी पकोड़ास वगैरह बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो इनमें इसका बहुत यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो देखते हैं इसका यूज क्यों किया जाता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है हमारे पास। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हम इसे, ध्यान रखना यहां मैं आ रहा हूं एक बार, इसको बाद में देख लेंगे क्योंकि मैंने अभी इसको मेंशन कर दिया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको अगर अपन हीट कर दें, ध्यान रखना, तो हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और साथ में CO2 गैस रिलीज करता है। तो ये जो CO2 गैस है जब ये बाहर निकलेगी, जहां से भी बाहर निकलेगी, तो नेचुरल है वहां पर उसको फ्लफी बना देगी। तो हम देखते हैं ना ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ये फ्लफी होते हैं, स्पंजी होते हैं। तो स्पंजी होने का रीजन क्या है, क्योंकि जब उनको इनका पहले पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है, या इसका डो तैयार किया जाता है, तो उस समय क्या थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। फिर जब उसको ओवन में रखते हैं तो लंबे टाइम तक ओवन में रखने पर जब वो हीट होता है, तो हीट होने पर हम अभी रिएक्शन में देख रहे हैं कि CO2 रिलीज होती है। तो जब ये CO2 गैस रिलीज होगी तो नेचुरल है उसको स्पेस तो चाहिए ना, तो वहां जगह बनाएगी वो। तो जब वो जगह बनाएगी, स्पेस चाहिए उसको, तो वहां पर क्या बबल्स प्रोड्यूस करेगी, तो वहां बीच में क्या बन जाएंगे, वो जो सब्सटेंस है वो स्पंजी हो जाएगा उस गैस के निकलने की वजह से, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये और देख लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, सोडियम क्लोराइड की हेल्प ली जाती है। देखो सोडियम क्लोराइड इसका एक रॉ मटेरियल है इसको बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड या ब्राइन वाटर कह सकते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके लेते हैं और उसमें CO2 गैस पास करते हैं और अमोनिया, ठीक है, ये दोनों चीज इसमें डालते हैं। तो जब ये मिक्स करेंगे तो आपके पास एक तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम कहते हैं बेकिंग सोडा। तो इस तरह से बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, देखो एक्चुअली बेकिंग सोडा जो होता है इसका जो नेचर है ना, वो ध्यान रखना बेसिक होता है। तो बेसिक नेचर होने की वजह से बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, एक माइल्ड बेस की तरह इसको यूज में लिया जाता है। तो अगर एसिडिटी होती है किसी को भी, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है एंटासिड की फॉर्म में, ठीक है ना, एंटासिड की फॉर्म में इसको यूज में लिया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये NaOH भी बनाएगा थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, तो जो नेचर है उसका वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलें, ये यहां तक क्लियर है आपको अच्छी तरह से, ये भी हमने यहां पर मेंशन कर ही दिया है। तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, लेट्स सी, पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं अपन। तो पेज नंबर 3 में, यस, देखिए इस पेज में हम लोग देखते हैं बेकिंग पाउडर के यूज। ओके, तो बेकिंग पाउडर के यूज में कुछ तो अभी अपन ने यहाँ मेंशन कर ही दिया है कि
ब्लीचिंग कॉटन लाइनिन इन अ टेक्सटाइल, ब्लीचिंग पाउडर आ गया, बेकिंग सोडा, अच्छा ये रिपीट हो गया आपके पास, चलो कोई बात नहीं, या नीचे आ गया ना या पूरा। ओके, ये रिएक्शन हमने बताई दी अभी सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो हमें यहां से देखना है। ओके, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस चीज को ध्यान से समझे बहुत अच्छी तरह से। देखो, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे क्या इसको एक ही मानते हैं, लेकिन ध्यान रखें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है दोनों में? एक सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर आप बेकिंग सोडा में, अभी अपन बेकिंग सोडा किसको कह रहे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, ठीक है ना, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा में अगर हम थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला दें, टार्ट्रिक एसिड मिला दें, तो नेचुरल टार्ट्रिक एसिड है, तो इसके अंदर एसिडिक एसिड कौन से होते हैं? जो H+ रिलीज करते हैं, तो ये हमने H+ इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड मिलाने पर ये CO2 बनाएगा, H2 बनाएगा और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो अब अपने पास तैयार हो गया है टार्ट्रिक एसिड मिलाने के बाद, उसे हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। और एक्चुअली में हम जो घरों में यूज में लेते हैं वो बेकिंग पाउडर काम में लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बेकिंग सोडा काम में नहीं लेते। एक्चुअली बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है ना, वो बीटर होता है, क्योंकि भाई है तो बेसिक ही, और बेस जो होगा वो उसका टेस्ट बीटर होगा। तो बीटर इतना कड़वा टेस्ट होता है कि उसको फिर वो जो एडिबल जो भी चीजें हैं वो सब बहुत ज्यादा कड़वी हो जाएंगी, बीटर हो जाएंगी टेस्ट में। तो उसके टेस्ट को हमें चेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं? थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं, जिससे उसका जो बेसिक नेचर है या बेसिसिटी है वो थोड़ा कंपेरेटिवली कम हो जाती है, उसका जो कड़वापन है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड एंड केक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, जो अभी मैंने बात की थी आपके सामने। तो यहां पर भी बेटा क्वेश्चन निकल जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह ध्यान रखें आप कि जब अपन इसको हीट करते हैं ना, तो एक्चुअली हीट करने पर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से ये जो भी पेस्ट्री है या ब्रेड है उसको स्पंजी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, है ना, बीइंग एल्कलाइन। इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। अभी जो अपन ने जिक्र किया था, देखो आप इनो देखा होगा आपने ना, इनो यूज में लिया जाता है, और कब यूज में लेते हैं? जब एसिडिटी होती है। तो जब एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि एसिडिटी का रीजन क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जब एक्सेस HCl गैस्ट्रिक जूस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें जो HCl होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो HCl जब ज्यादा बढ़ गया, एसिड ज्यादा बढ़ गया, तो उसको न्यूट्रल कौन करेगा? बेस ही तो करेगा, ठीक है ना। और बेस की फॉर्म में हम किस चीज को लेते हैं? बेस की फॉर्म में हम यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को लेंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक माइल्ड बेस है, उस एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो स्टमक के अंदर रिलीफ मिलेगा न्यूट्रलाइज होने के बाद में। इसके अलावा इसका एक यूज और है, देखो, इट इज ऑल्सो यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये क्या चीज है भाई? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एक्चुअली क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर तो पता है आपको, आग बुझाने के लिए जो हम काम में लेते हैं उसे हम ये एक्सटिंग्विशर कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ एक बार रिएक्शन को आप कंसीडर करो। देखो, इसकी अगर अपन रिएक्शन देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, या इसके अंदर हम वाटर ऐड कर दें, तो वाटर वाली रिएक्शन यहाँ पर खैर गिवन नहीं है, लेकिन आप वैसे देख सकते हैं कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट में पानी मिलाते हैं ना, तो जैसे आप उसमें वाटर ऐड करेंगे या उसमें एसिड ऐड करेंगे, तो सीधा सा सोडा एसिड दे रखा है तो वो समझ जाना चाहिए कि एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सोडा यूज में लिया, और एसिड HCl अपन ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड, तो रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? CO2 गैस की। और CO2 गैस ध्यान रखना आग को बुझाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करेगी और CO2 बुझाने में हेल्प करेगी। तो बहुत एक्सेस में CO2 प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन से,
और इस वजह से आग बुझ जाती है, तो इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम में लिया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। अब वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है, वॉशिंग सोडा वॉशिंग करने के लिए काम में आएगा। तो कपड़े धोने के लिए जो वो सोडा काम में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। ओके, फॉर वॉशिंग पर्पज इट इज यूज्ड। और अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज सोडियम कार्बोनेट 10H2O, वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10H2O अगर है उसके साथ में तो वो वॉशिंग सोडा है अपने पास। और इसमें ध्यान रखना, ये जो 10H2O है ना, दे आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी इसको बना सकते हैं हम। देखो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको आपने हीट किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। और सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा। तो इसका मतलब बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। तो यही बात तो हम ये कह रहे हैं, कैसे बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा को हीट करके बनाया जा सकता है ना। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। और इसका जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब जब ऊपर वाली रिएक्शन में जैसे सोडियम कार्बोनेट बन गया, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, और उसके बाद जब वापस से वाटर के मॉलिक्यूल इसमें जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम कहेंगे इसका रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। और ये इस तरह से 10H2 ऐड हो गई इसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर की फॉर्म में। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, हमारे पास वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा बनाने का तरीका हो गया। अब वॉशिंग सोडा के लिए देखो और क्या लिखा है, व्हाट डज 10H2 सिग्निफाई। ये चीज भी ध्यान रखने वाली है, मैंने बता दी वैसे आपको कि जो 10H2 यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट। तो क्या इसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट वेट हो जाता है, बताओ भाई बताओ। नहीं। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में इसको एड्रेस करेंगे। चलो हम भी देखते हैं, वेट करेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल, है ना। इनका कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इनका यूज किया जाता है, जो अपन नेक्स्ट पेज के अंदर देखेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए, तो नेक्स्ट पेज में देखें, यहां आ गए अपन सोडियम कार्बोनेट, ये आ ही गया। तो ये अपन ये यूज देख रहे थे वॉशिंग सोडा के। यस, तो वॉशिंग सोडा की यूज में आप देखो, एक तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, है ना, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये समझाने वाली बात नहीं है, तो समझ में आ रही है आपको सीधे ही। ठीक है, इसके अलावा इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है इसको। एक्चुअली बोरेक्स जो है ये आपके ना 11th स्टैंडर्ड के अंदर आएगा। ठीक है ना, 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप बोरेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड होता है ये, उसको मतलब केमिकली यूज में, लेबोरेटरी में यूज में आता है। अभी आपके 10th क्लास में कहीं यूज नहीं है इसका, लेकिन इसके फॉर्मेशन के लिए अपन इस वॉशिंग सोडा को काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इसके अलावा देखो, इसमें ना एक बहुत बढ़िया नेचर होता है, कपड़े धोने का भी है। ये कपड़े धोने के लिए भी काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वॉशिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। एक ये क्लीनिंग एजेंट है। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब एक्चुअली हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है पता है, हमें पता है कि जो वाटर होता है ना बेटा, वाटर, उस वाटर के अंदर कई बार कुछ सॉल्ट होते हैं। और वो सॉल्ट किसके होते हैं, जैसे मान लो आपके पास कैल्शियम का सॉल्ट है, ठीक है, या कैल्शियम के अलावा आपके पास में मैग्नीशियम का सॉल्ट है, Mg का सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ना, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, और वो भी कौन से वाले सॉल्ट, क्लोराइड वाले सॉल्ट, सल्फेट वाले सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ना, ये वाटर को क्या कर देते हैं, हार्ड बना देते हैं ना। सल्फेट 2- और Cl-, ये क्या करते हैं, वाटर को हार्ड बना देते हैं। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि सख्त हो जाता है। यहाँ हार्ड से मतलब क्या है, हार्ड से मतलब है कि जो वाटर है वो खारा हो जाता है। ठीक है, खारा जानते हो ना, सॉल्टी होता है इसकी वजह से। और दूसरा यूं भी समझ सकते हैं आप कि वाटर जो है वो कपड़े को ढंग से वॉश नहीं कर पाता है। ठीक है ना, वॉशिंग पर्पस के लिए उसको काम में नहीं ले सकते। अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि वॉशिंग पर्पस के लिए काम में क्यों नहीं ले सकते हार्ड वाटर को, और क्या रिएक्शन होती है,
सोप काम नहीं करता है ऐसे वाटर के अंदर, ऐसे वाटर को अपन हार्ड वाटर कहते हैं। इसमें हार्डनेस जो होती है वो सॉल्ट की वजह से होती है। तो उसमें ये सॉल्ट होते हैं जो मैंने बताया, कैल्शियम का सॉल्ट, मैग्नीशियम का, क्लोराइड, सल्फेट, ये होते हैं, तो इनकी वजह से वो हार्ड रहता है। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको और कंसिडर कर लेते हैं अपन। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ये आप लैब में कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है, ठीक है। और इसको टेस्ट ट्यूब में जब हम हीट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, ये कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉपलेट्स आई कहां से? जबकि कॉपर सल्फेट तो हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट तो हमारे पास क्या था, ड्राई फॉर्म में था। तो फिर ये वाटर कहां से आया? लेकिन एक्चुअली अगर आप कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखो यहाँ नीचे दे रखा है आपको। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। तो इसमें जो 5H2O है इसे ही हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जहां पर भी है, जिन भी सब्सटेंस में है, उनको अगर आप इस तरह से टेस्ट ट्यूब में रख के गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, गर्म करने पर वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहां से वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बाहर निकल गया वेपर की फॉर्म में, लेकिन अंदर क्या बच गया, कॉपर सल्फेट। अब इसकी वजह से ध्यान रखना, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट ध्यान रखना, जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तब तक तो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब आप उसको इस तरह से टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो नीचे जो बचेगा ना, केवल कॉपर सल्फेट बचेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो यहां भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, ध्यान रखना, सीबीएसई में इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डज कॉपर सल्फेट टर्न व्हाइट ऑन हीटिंग इन टेस्ट ट्यूब? तो उसका रीजन आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, इट टर्न व्हाइट, है ना, वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर पर, वो किसकी वजह से आती हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के अंदर यही चीज है, मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आप ऑब्जर्वेशन वगैरह इसमें देख लेना, इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी आपको। अब एक थोड़ा सा ना यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के बारे में भी तो हल्का सा जिक्र है, जिप्सम के बारे में, तो ये चीज और अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, वन अदर सॉल्ट विच पॉजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, ठीक है। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। तो जिप्सम क्या होता है, ठीक है। जिप्सम, यहां आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट और साथ में 2H2O। तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इसको हम जिप्सम कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट हैविंग 2H2O या कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड, इसे जिप्सम कहा जाता है। और ये जो जिप्सम होता है, अगर इस जिप्सम को आप हीट करते हैं, ध्यान रखना 373 केल्विन पर जिप्सम को हीट किया जाए, तो इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना, ये पूरे तो नहीं निकल पाते, लेकिन 1/1/2, हम या शॉर्ट में बोले 3/2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 ½ बचता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अच्छी तरह ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, या हाउ कैन यू ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम, ठीक है ना। जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं इसको देख करके किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पर दे रखी है आपको रिएक्शन। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपने देखा है कि भी अगर किसी व्यक्ति को, इफ समवन मीट विद एन एक्सीडेंट एंड गेट फ्रैक्चर इन बोन्स, किसी बोन में उसके फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कई बार उसको प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजिशन। द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। एक्चुअली जो बोन ब्रेक होती है वहां पर उसको फिक्स करने के लिए, ताकि उसमें मूवमेंट नहीं हो और वो दोबारा जुड़ जाए,
तो उसके लिए ध्यान रखना, उसको फिक्स करके और वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, तो वो बाद में हार्ड हो जाता है और हार्ड होने से फिर वो क्या होता है, बिल्कुल हार्ड होने से फिक्स कर देता है उस बोन को, है ना। तो यहां पर देखो नीचे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारे पास, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारे पास, और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आपने थोड़ा वाटर ऐड कर दिया है ना, 1.5 H2 इसमें ऐड किया। तो वाटर ऐड करने के बाद में ध्यान रखना ये हार्ड सब्सटेंस बना लेता है वापस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, तो ये जिप्सम वही है जो गर्म करने पे बाहर निकल जाएगा वाटर, और वापस इसके अंदर जब वाटर ऐड करेंगे तो जिप्सम बन जाएगा और हार्ड बन जाएगा। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड हाउ कैन यू गेट ए हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम ये बात भी सही है, देखो इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल दिखा रखा है, तो कैसे हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्चुअली में ऐसा हो सकता है क्या। इट इज रिटर्न इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये बात समझ में आई आपको। देखिए यहां पर लिखा हुआ है CaSO4 हाफ H2O, तो यहां एक कैल्शियम सल्फेट के साथ तो हाफ H2O है, लेकिन अगर यहाँ 2 कैल्शियम सल्फेट होंगे तो कितना H2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन वो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ में होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखो टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं, डेकोरेटिव जो सब्सटेंस मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। आपने देखा होगा वॉल्स जो होती है ना, वॉल्स उनमें प्लास्टर किया जाता है इससे। ठीक है, इस सब के लिए इसका यूज किया जाता है। और ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको आप चलो ये आपके लिए छोड़ देते हैं हम भी, है ना, कि जो हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, तो इसको आप फाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है ना, इसका आंसर सर्च करने की कोशिश करना। आप फटाफट अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं ना कि क्वेश्चंस क्या है और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। जो पॉसिबल है वो मैं यही बता देता हूं। देखिए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ, अभी पढ़ा है हमने। इसका कॉमन नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। का कॉमन नेम क्या होगा, एक्चुअली इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। उस सब्सटेंस का नाम बताएं जो कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करने पर, उस सब्सटेंस का नाम बताएं जो कि क्लोरीन के साथ ट्रीट करने पर ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करता है, बताएं। तो क्लोरीन की रिएक्शन किससे कराएं कि ब्लीचिंग पाउडर बने, ध्यान है आपको, किससे कराई थी बताओ, सोचें किससे कराई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई थी हमने। ठीक है ना, ओके आगे चले। नेम द सोडियम कंपाउंड्स विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडियम का कौन सा कंपाउंड काम में लिया जाता है बताओ, NaCl या NaOH या Na2CO3 या NaHCO3। तो हम इसमें क्या काम में ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, दोनों ये सोडियम कार्बोनेट सॉफ्टनिंग के लिए काम में आता है। What will happen if the solution of sodium hydrogen carbonate is heated। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, पढ़ा था हमने। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाए तो क्या होता है, उसमें CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, CO2 गैस रिलीज होगी और वो सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक, ये रिएक्शन अभी अपन ने डिस्कस की है इसी वीडियो में। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। जस्ट अभी हमने देखी है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन आ जाएगी इसमें पूरी जो अभी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो ये लो जी, ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए। और कुछ बचा है इसके अंदर, एक पेज और बच गया। चलो ये कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं थोड़े से, इनको डिस्कस कर लें क्या। चलिए लगेगी 2 मिनट और लगेगी, 2-4 मिनट हो जाएंगे। चलिए फटाफट करते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। अगर एक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो उसका pH कितना होना चाहिए। तो पहले तो ये बताओ कि अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, एसिड किसे कहते हैं, जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे। तो जो रेड को ब्लू में करे वो बेस, और बेस का pH जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक
ठीक है, तो पीएच कितना होना चाहिए उसका, 7 से ज्यादा 10। ओके, द सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। इसने कहा एक सॉल्यूशन जो है वो क्रस्ट एग शेल से रिएक्ट करता है। अब पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एग शेल का। एक्चुअली जो एग शेल होता है वो ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान रखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन जो है जो क्रस्ट एग शेल से रिएक्ट करता है तो एक गैस प्रोड्यूस करता है और लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो नेचुरल है वो कौन सा सब्सटेंस होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, क्योंकि जब एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस रिलीज करेगा, और CO2 गैस लाइम वाटर को क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, और आगे चलें। 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of sodium, same solution of NaOH, the amount of HCl required to neutralize it will be, एक बार दोबारा देखें, देखो 10 ml सॉल्यूशन है आपके पास NaOH का, ओके, जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो HCl के 8 ml से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि 20 ml जो है वो NaOH कितने से होगा। तो सिंपल है, अगर आप NaOH की क्वांटिटी डबल कर रहे हैं, है ना, 10 ml से आपने उसको 20 ml कर दिया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl भी डबल चाहिए, 8 की जगह कितना चाहिए आपको, 16 चाहिए होगा। तो आंसर विल बी 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में आती है, इनडाइजेशन यानी खाना नहीं पच रहा है तो क्या लोगे, एंटासिड लोगे, एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये बेटा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन मेरे पास लिखने के लिए पेंसिल ढंग की नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लिखना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख देना, उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। इसको प्रूव करने के लिए कोई एक्टिविटी बतानी है आपको। तो ये कह रहा है कि देखो एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन होता है। अब कैसे होता है पता है आपको, एल्कोहल का फॉर्मूला, भाई एल्कोहल क्या है, C2H5 और OH, ये तो हो गया एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12, ठीक है, और O6। तो हाइड्रोजन तो दोनों में ही है, ठीक है ना। ये कह रहा है दोनों में हाइड्रोजन है बट आर कैटेगराइज्ड एज एसिड, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। इनको एसिड नहीं माना जाता है। एसिड क्यों नहीं माना जाता बता सकते हैं आप। जब एल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या वो H+ आयन को रिलीज करते हैं, नहीं करते हैं। अब हम कैसे पता लगाएं, इनको वाटर में डिसॉल्व करके और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो इसका मतलब H+ प्रेजेंट है, ठीक है, आयनाइज हो गया ये। और नहीं होती है तो इसका मतलब H+ प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली इसमें नहीं होगी क्योंकि ये दोनों H+ रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स रेन वाटर डज। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है जबकि रेन वाटर करता है। तो हमें पता है डिस्टिल वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है और जो रेन वाटर है वो इम्प्योर फॉर्म है। रेन वाटर के अंदर हमारे पास सॉल्ट होते हैं, तो जब आप रेन वाटर को यूज में लेते हैं तो रेन वाटर में सॉल्ट होने की वजह से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां आयंस प्रेजेंट होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे। लेकिन डिस्टिल वाटर में आयंस अवेलेबल ही नहीं है। ध्यान रखना बेटा, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। कई बच्चों में क्या एक मिसकंसेप्शन होता है कि भाई वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो पानी में तो करंट आता है। आप उस पानी की बात कर रहे हैं जो टैप वाटर है, ठीक है। डिस्टिल वाटर थोड़ी हम लोग यूज में लेते हैं, हम तो टैप वाटर यूज में लेते हैं। टैप वाटर में करंट आता है क्योंकि वो प्योर नहीं होता है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिस्टिल वाटर में करंट नहीं आएगा, करंट पास नहीं होगा,
ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा अभी तो और भी है क्वेश्चंस, क्या बात है। चलो, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। बताओ एसिड जो है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड का डिसोसिएशन नहीं होगा, H+ आयन फ्री नहीं होंगे। ध्यान रखना, जैसे HCl है हमारे पास, HCl ध्यान रखना जब तक H+ रिलीज नहीं करेगा तब तक वो एसिडिक नहीं है। और ये H+ कब रिलीज करता है? जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ अलग हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, और Cl- अलग हो जाएगा। लेकिन दोनों किस फॉर्म में रहेंगे? एक्वस फॉर्म में। एक्वस कैसे लिखते हैं? AQ, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में। यहां पर ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्वस फॉर्म नहीं है हमारे पास, केवल HCl है तो केवल HCl है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट दे रखा 5 सॉल्यूशन ABCDE when tested with universal indicators show pH as respectively, find solution is। देखो तो यहां पर इसने कहा है कि इंडिकेटर्स अपन ने देखा, pH की वैल्यू अपने पास आई 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो हमें बताना है कि एसिडिक के बेसिक है। तो देखो पहला आ रहा है 4, तो आपको बताना है इसमें कौन सा क्या है, किसकी वैल्यू क्या है। तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल किसके लिए होना चाहिए? न्यूट्रल है तो इसका pH कितना होना चाहिए? 7, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन का मतलब pH बहुत ज्यादा होगा, 14 के आसपास होगा, 11। चलिए और बताओ स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा? जिसका एसिडिक नेचर बहुत कम होगा, यानी 1। और वीकली एसिडिक कौन होगा? जिसका एसिडिक नेचर क्या होगा? थोड़ा मतलब pH ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, 4 हो सकता है, ठीक है। वीकली एल्कलाइन कौन हो सकता है? वीकली एल्कलाइन होगा जिसका 9 आएगा, क्योंकि अगर 9 से ज्यादा जाएगा तो फिर वो एल्कलाइन नेचर ज्यादा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के ऑर्डर में उसको अरेंज करना है ABCD को। अब तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ pH लिख ही दिया है तो उससे पता चल रहा है कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है। नेक्स्ट है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। A और B के अंदर आपने इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम रिबन लिए टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और A और B में। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, B में आपने एसिटिक एसिड मिला दिया, ठीक है। और अमाउंट एंड कंसेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम, दोनों में एसिड की कंसेंट्रेशन अमाउंट सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजलिंग ऑकर्स मोर विग्रसली एंड वाई। अब आपको बताना है दोनों में से ज्यादा विग्रसली, ठीक है ना, किस में रिएक्शन होगी और क्यों। तो सिंपल सी बात है, देखो हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है एक रिएक्टिव मेटल है, और जो रिएक्टिव मेटल होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से जल्दी रिएक्शन करेगा, वीक एसिड से स्लो रिएक्शन करेगा। तो आपके पास में A और B है, तो एक में आपने A में क्या मिलाया था? HCl मिलाया था, ठीक है ना। तो A में HCl मिलाया तो नेचुरल है कि A की रिएक्शन फास्ट होगी और B की रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि B की रिएक्टिविटी कम है, ठीक है ना। B में हमने एसिटिक एसिड मिलाया जिसकी रिएक्टिविटी कम है, और HCl मिलाया जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, या जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक एसिड है। फ्रेश मिल्क हैज pH of 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखो जो फ्रेश मिल्क होता है, बिल्कुल ताजा मिल्क जो होता है, उसका pH होता है 6। अब ये कह रहे हैं कि जब अपन मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं तो आप बताओ कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? चेंज हो जाता है ना, खट्टा हो जाता है। तो हमने बिगनिंग के अंदर क्या पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर या सोर? बीटर होता है। तो बीटर टेस्ट हो गया, इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर बढ़ गया, और एसिडिक नेचर बढ़ गया तो पीएच बताओ क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? यस, पीएच जो होगा इट विल डिक्रीज, पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। वेरी गुड। मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश वाटर। अब क्या है, जो मिल्कमैन होता है ना, दूध वाला, वो क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है फ्रेश मिल्क के अंदर। अब हमें क्या बताना है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन? ऐसा क्यों करता है? देखो ऐसा इसलिए करता है कि
पीएच अगर कम हो जाएगा मिल्क का तो उसमें एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो उसका पीएच कम नहीं हो इसलिए वो क्या करता है, उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है जो उसके पीएच को बढ़ा देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का खुद का नेचर कैसा होता है, बेकिंग सोडा का खुद का नेचर बेसिक होता है। एंड व्हाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड, तो मिल्क को कर्ड में चेंज होने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि नेचुरल है कि कर्ड जब बनना स्टार्ट होगा तो शुरू में जो बनने वाला एसिड है उसके अंदर वो उस बेस से रिएक्शन कर लेगा बेकिंग सोडा से, इसलिए जल्दी से कर्ड में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। अभी हमने पढ़ा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O। अगर इसको अपन मॉइस्चर में रखेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर का मतलब वाटर, वाटर में रखेंगे तो वाटर इससे रिएक्शन कर लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से और वापस क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। ठीक है ना, यानी Ca, ये अपने रिएक्शन देखी थी पिछले उसमें कि CaSO4 हाफ H2O अगर 1.5 H2O से रिएक्शन करता है तो वापस क्या बना लेता है, CaSO4 2H2O। तो ऐसा नहीं हो इसलिए हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एग्जांपल बताओ। तो न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट, एंड इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस बोथ लूज देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखो, NaOH HCl दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, NaOH की रिएक्शन HCl से करेंगे तो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है ना, तो रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। गिव टू एग्जाम्पल इंपोर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अभी जिक्र किया है हमने वॉशिंग सोडा का और बेकिंग सोडा के दो यूज, आप अभी यूज में देख लेना, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस भी हो गए एक्टिविटी वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर करें। ठीक है ना, मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप नोटबुक में जरूर करें। ठीक है ना, और आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक, प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।